ट्रेडिंग की लत है गलत, ये लत बहुत गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, और आंकड़े भी रेगुलेटर की यानी सेबी की। मार्केट बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत वेल्थ क्रिएट होती है, और इससे ज़्यादा किसी भी एसेट क्लास में वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसकी लत लग जाए और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चले जाएं तो भारी नुकसान होता है। कुछ मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा जो सेबी रेगुलेटर ने जारी किए हैं, तो सचमुच आपको आश्चर्य होगा और हो सकता है आप उसके पार्ट हों, और तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए कि ये लत कितनी गलत है। एफ&ओ ट्रेडिंग की जो रिपोर्ट ताज़ा निकाली है सेबी ने, उसमें ये बताया है कि 3 साल में 93% लोगों ने, जो इंडिविजुअल लोग हैं, उनको लॉस हुआ है ट्रेडिंग में। यानी अगर आप एफ&ओ में करते हैं तो 93% लोगों ने नुकसान उठाया है, जिनकी संख्या 1,13,00,000 है। और औसत घाटा इस FY22 से FY24 तक के बीच में 2 लाख रुपए है। सोचिए, बहुत बड़ी रकम है कि 1,13,00,000 ट्रेडर्स को नुकसान हुआ। ये संख्या 93% है और एवरेज लॉस 2 लाख रुपए का है। अब आप सोचिए कि एफ&ओ में 10 में से 9 ट्रेडर्स अगर नुकसान उठा रहे हैं तो फ़ायदा कौन कमा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की है कि अगर 100 लोग कर रहे थे, उसमें से 93 लोगों को नुकसान हो रहा है, केवल 7 लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है, तो वो 7 लोग कौन हैं। अब थोड़ा इसको और चलते हैं कि FY24 में क्या हुआ। एकदम लेटेस्ट ईयर में 91.1% लोगों ने नुकसान उठाया है, और ऐसे ट्रेडर्स की संख्या 73 लाख है। जो पिछला डेटा था वो 3 साल का था, ये केवल FY24 का है। औसत घाटा 1,20,000 रुपये है। अब इसमें जो मुनाफे वाले लोग हैं 3 सालों में, पिछले कितने परसेंट लोग हैं, तो जैसा हमने बताया कि 7.2% ये आंकड़ा है जिन्होंने फ़ायदा उठाया, यानी जिनको लाभ हुआ इसका। और सिर्फ 1% लोग हैं, 1% ओनली, जिनका नेट मुनाफा 1 लाख के पार गया है। ये नंबर चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में इक्विटी कल्चर जिस तरह से कोविड के बाद बढ़ा है, वो अपने आप में सचमुच में कमेंडेबल है कि हमारे डीमैट की संख्या 15 करोड़ हो गई है। लेकिन उसमें से अगर बहुत सारे लोग एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो कैटेगरीज़ हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, FY24 के आंकड़े में एफ&ओ में किसने पैसा बनाया, तो जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, यानी जो ब्रोकर्स खुद के अपनी बुक में ट्रेड करते हैं, उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। FPIs ने 28,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और इंडिविजुअल्स और अन्य ने 61,000 करोड़ का नुकसान किया है। ये सेबी की रिपोर्ट कह रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं कि ऐसा क्या कमाल है भाई कि प्रोप्राइटरी और FPIs कमा ले रहे हैं और आप नहीं कमा पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि FY24 में जो एफ&ओ ट्रेडिंग हुई, उसमें से जो एल्गो से किया FPIs ने 97% स्ट्राइक रेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। यानी एल्गो ट्रेडिंग आप समझते हो ना, मशीन से जो करते हैं, एक फार्मूला लगा दिया और वो खच खच चारा मशीन टाइप की चल रही सुबह शाम तक, पैसा बन रहा उसमें। तो FPI ने जो एल्गो ट्रेडिंग की उसमें 97% उनका टाइम प्रॉफिट बना, और प्रॉप बुक में 96% बना। तो क्या एक इंडिविजुअल ट्रेडर मशीन से लड़ रहा है? और अगर वो मशीन से लड़ रहा है तो उसके जीत की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आप सोचिए। अभी और आपके सामने कुछ रखता हूँ। कौन लोग हैं ये जो नुकसान कर रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो एफ&ओ का क्रेज़ किस में बढ़ा है? युवाओं में। यंग पॉपुलेशन, जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने 2008 नहीं देखा है, वो लोग हैं 30 साल से कम उम्र वाले। FY24 में इनकी संख्या 43% है। एफ&ओ के क्रेज़ को देखिए आप। FY23 में ये संख्या 31% थी, अब वो बढ़ के 43% हो गई है। यानी इस एज ब्रैकेट के नीचे के लोग ट्रेडिंग वाले काम कर रहे हैं। घाटा कितना बढ़ा है युवा ट्रेडर्स को, ये समझिए आप। 30 साल से कम उम्र के युवा जो एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, FY23
में 91.1% लोगों को नुकसान हुआ था। इस बार वो बढ़ के 93% हो गया। यानी अगर आप 30 साल से कम उम्र के एफएनओ के इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, युवा हैं, तो 93% ऐसे लोगों को नुकसान हुआ है। कहाँ कहाँ ये ट्रेडिंग का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है? देश में इक्विटी कल्चर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ ज़्यादा गया है, साउथ की तरफ भी गया, लेकिन साउथ पहले से ज़्यादा था, नॉर्थ की तरफ बहुत गया। तो कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग को लेकर के एफएनओ ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी है? असम में 256%, उत्तर प्रदेश में 186% एफएनओ ट्रेडर्स बढ़े, बिहार में 180% के करीब, पश्चिम बंगाल में 177, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। इवन मध्य प्रदेश तक आप जाएंगे तो 136% वहाँ पे भी बढ़े हैं। यानी ज़्यादातर राज्यों में 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखी है एफएनओ ट्रेडर्स की संख्या में। अब इस परिस्थिति को देखते हुए ये सोचना बनता है, लोगों को सचेत करना बनता है कि क्या वाकई एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है क्या? ये मेरा एकदम मासूम सा सवाल है। और अगर ज़्यादातर लोग नुकसान कर रहे हैं, कुछ ही लोग केवल फ़ायदा कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं आज समझने की कोशिश करूँगा इसमें। मेरे साथ जो 4 दिग्गज मेहमान हैं जिन्होंने अपने लंबे तजुर्बे को इस मार्केट के साथ संजोया है, मैं आपको परिचय कराता हूँ। सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं। बहुत लंबे समय तक एक म्यूचुअल फंड को उन्होंने रन किया, उसके फंड मैनेजर थे, एमडी थे, सीईओ थे, करीब से मार्केट को देखा, 3 दिक्कत का अनुभव कम से कम होगा। पंकज जैन जी जो अभी भी बहुत फुल फ्लेजेड एक्टिव रहते हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर हैं। और 2 हमारे साथ युवा चेहरे हैं, शर्वेन श्रीवास्तव और आशीष बहती। आशीष बहती एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर हैं। ये दोनों लोग भी एफएनओ से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ऐसा होता है, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये शो आज ना युवाओं से शुरू होना चाहिए। और मुझे लगता है आशीष बहती जी, मैं फेस वैल्यू पे जा रहा हूँ, सर्वेन जी अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे लगता है आशीष सबसे युवा है इस शो में। तो आशीष बहती जी, ये क्या हो रहा है? 93% लोगों को नुकसान हो रहा है एफएनओ में। जी, गुड इवनिंग नीरज जी। ये एक्चुअली होना ही है, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो एवरेज प्रॉप साइज जो एक प्रॉप ट्रेडर जो होता है वो 50 to 100 CR मिनिमम कैपिटल से चालू कर रहा है एक। और उसकी जो लेटेंसी रहती है, जनरली जो सॉफ्टवेयर में हम लोग आज लेटेंसी मापते हैं वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स में लेटेंसी है। वहां पे आप रिटेल जो है वो एक मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, वो भी शायद बेसमेंट में बैठ के, तो डेटा का डिस्टर्बेंस रहता है उसके पास, और बाकी कैपिटल कम है, और बिहेवियरल फाइनेंस बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स है वो एक पोजिशनल ट्रेड खेलते हैं या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। वहीं जितने प्रॉप डेस्क या जो भी एफपीआईज है, जो भी ये डेटा आया है, वो मोस्टली हेज स्ट्रैटेजीज या डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ में ही एक फ्लॉ है, जहां पे जो रिटेलर है वो जो स्ट्रैटेजी कर रहा है दैट इज मेंट टू बी कि वो वहां पे पैसा लूज करेगा। सिंपल स्टैट्स रहते हैं कि अगर कोई भी कसिनो में आप गेम देखेंगे तो वहां 50%, 52% की प्रोबेबिलिटी, 51% से 55% की प्रोबेबिलिटी रहती है हाउस की, और हाउस ऑलवेज विंस। तो यहाँ तो हम ऑप्शंस में डेटा कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहां तो उनका द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मेंट टू हेज इधर, या उसका यही है कि 90-95% ऑफ द ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर या जीरो पे एक्सपायर होते हैं। तो द गेम इटसेल्फ इज स्क्यूड कि जहां पे ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको स्टैटिस्टिकली एडवांटेज रहेगा ऑलवेज। आशीष, मैं एफएनओ क्या इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने कहा उसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। आपने कहा कि एक तो जो प्रॉप बुक पे या एफपीआई कर रहे हैं इनका कैपिटल बहुत बड़ा है, ये 50 करोड़ 100 करोड़ इनकी बुक है जिससे ट्रेडिंग करते हैं। और किसी इंडिविजुअल को जो बेचारा भी 30 साल का है, उससे कम का मोबाइल में 1000 2000 5000 रखा है, 2 ऑप्शन ले लिया, कुछ ले लिया, और उसके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी नहीं है, और उसने आज खरीदा, सोचा अब ये वहाँ तक जाएगा, किसी चार्टिस्ट ने उसको बताया, या खुद उसने, आजकल सब लोग वैसे चार्टिस्ट भी हो गए, सब दिन भर चार्ट खोल के लाइन खींचते रहते हैं कि ये अब यहाँ से है तो ये ब्रेकआउट मिलेगा, और ये तरह तरह के फ्लैग बनेंगे, और ये होगा वो होगा। और सामने जो बड़ा एक जंगी आदमी बैठा हुआ 100 करोड़ लेकर के, वो डीप पॉकेटेड है, वो समझ रहा है आपका गेम के, अच्छा हम आपका कहाँ से स्टॉप लॉस उड़वाएंगे। तो क्या एक ये रीज़न है? दूसरा, मशीन की वजह से
आप अपनी फिंगर से कितना करेंगे, पता लगा नेट ही नहीं आ रहा है या थोड़ा सा 3 सेकंड का लेट हो गया, उतनी देर में मशीन जो चल रही है, चारा मशीन पता ना आप लोग गांव में जैसे चारा काटते हैं, वो कच चलती रहती, चारा कटता रहता है। क्या ये एक बड़ी समस्या है इसकी? जी नीरज जी, तीनों जो समस्या आपने हाईलाइट की वो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जो 100 करोड़ है वो बेसिक मिनिमम की वैल्यू है। हमने एक केस सुना था जेन स्ट्रीट और मिलेनियम, वहां पे जेन स्ट्रीट ने 1 बिलियन एक साल में कमाया था। तो अगर वो उन्होंने 1 बिलियन एक साल में कमाया तो एटलीस्ट 3-4 बिलियन का कैपिटल रहा होगा उनका, मतलब 25-30 हजार करोड़ का कैपिटल लेके वो ट्रेड कर रहे होंगे। और वहां पे जो रिटेलर है वो 25-30 हजार रुपए का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो स्ट्रैटेजीज है वो अपने आप में, जो हेज फंड्स या प्रॉप डेस्क चला रहे हैं, वो जनरली डेल्टा न्यूट्रल रहती है या हेज रहती है हमेशा। तो ये जो स्पाइक्स आते हैं तो उनमें भी उनको ही फायदा होता है। और दूसरा जो लेटेंसी है वो तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत बड़ा करती है। ओके, तो ये है, चलो इसको और समझेंगे। अब दूसरे जो हमारे युवा साथी हैं, सर्वेन श्रीवास्तव। सर्वेन जी, क्यों नुकसान करा होते हैं लोगों का, इतना क्यों घाटा हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं, जोश में ट्रेड करते हैं, ये क्या खेल क्या है ये? देखिए, समझ का ही खेल इसमें ज्यादा है, लोग समझते नहीं। हमने जब कैरियर चालू किया पहले 1-1.5 साल में सब करके समझ गए कि भाई इंट्राडे में पैसे नहीं बनेंगे। और मैं हमेशा आज आपके चैनल पे भी बोलता हूँ कि इंट्राडे की दिहाड़ी 500-1000 रुपया है, उससे ज्यादा है नहीं। तो आप अगर एक 25,000 की नौकरी भी अच्छी सी कर लें तो कम से कम आपकी सेहत तो सही रहेगी, आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये तो नहीं होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेते हैं तो सारी मुसीबतों को आप ऑलरेडी तो बुलावा दे रहे हैं। प्लस चलिए, अगर आप मुसीबत बुलावा दे रहे हैं तो क्या उसका पे ऑफ इतना बड़ा है? क्या आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपए सब लोग दिन का कमा सकते हैं? नहीं। क्योंकि देखिए, कैश सेगमेंट में पहले आप देख लीजिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से, एफएनओ में नहीं जा रहा हूं, कैश में देखिए एक एवरेज 60-70 हजार करोड़ का वॉल्यूम होता है। रोज अगर 1% भी माने कि आप कमा लेंगे तो वो 500-700 करोड़, 700 करोड़ रुपए होता है। और 1 करोड़ ट्रेडर ट्रेड कर रहा है। देखिए इस डेटा में मोटा मोटी 1 करोड़ का फिगर इसलिए रखें ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो अगर रोज 1% कमाए, जो कि 240% साल का कमाए आप, मतलब जो कि मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन इस सिलसिले को अगर अभी आप मान लें तो 700 करोड़ रुपए कैश मार्केट में रोज रहता है। 1% कमाने के लिए 1 करोड़ लोग कमाना चाहेंगे तो सबके हिस्से में खाली 700 रुपए ही आते हैं। तो 700 रुपए दिहाड़ी का काम आप क्यों करेंगे, मुझे समझ नहीं आता, लोग करते हैं। फिर दूसरी बात रही चारा की, तो आपने कहा अब ये हो गया कि चारा इसमें कौन है, चारा तो रिटेल ही है। तो जो सिस्टम अपने आप में फ्लॉड है, जो आपको 700 रुपए जैसे ज्यादा दिन का कमा के नहीं दे सकता, उसमें अगर आप जीविका बनाने की कोशिश करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में रहूं जहां एक एवरेज 50-60 हजार रुपए का खर्चा है, एक ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली की जो 2 BHK में रहती है, 60-70 हजार रुपए मिनिमम खर्चा है, मतलब बिल्कुल मिनिमम बोल रहा हूँ, तो आप अपना गुजारा भी नहीं कर सकते इंट्राडे ट्रेडिंग करके। अब रही एफएनओ की बात, देख लीजिए यहाँ पे भी जो लेटेंसी की हमने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटेंसी, उनके पास बहुत स्पीड है, उनके पास सर्वर्स हैं जो डिकोड कर रहे हैं ट्रेंड को, जो सेटअप को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पोजीशन कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है। 100 करोड़ वाला स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो अगर वीक हैंड का स्टॉप लॉस बजा देगा तो वो वीक हैंड चारा मशीन में कटता रहेगा। यही फिलॉसफी है। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा गेम जेब काटने का ही है। लोग बुरा मान जाते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को क्या बोल रहे हैं। एफएनओ में खाली सब जेब कतरे एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं कि मेरी जेब नहीं कटे, मैं दूसरे की काट लूं। बस यही गेम है और कोई दूसरा गेम नहीं है। जेब काटने का ही गेम है एफएनओ में, क्योंकि जीरो सम गेम है लास्ट में। तो किसकी जेब ज्यादा कटी, किसकी कम, वो तो सेबी ने बोल दिया। हम तो 19 साल से बोल रहे हैं, लोग सेबी की भी बात नहीं समझ रहे, हमारी तो लोग समझते नहीं है। 2-4 अच्छे लोग जो है समझते हैं, बट मेजोरिटी तो जो है वो हर्ड मेंटेलिटी में लगी रहती है। आज का ही आप केस देख लीजिए, 26,000 एट द मनी अगर मान लें स्ट्राइक को, तो 13 करोड़ कॉल हुए उस जगह पे और कल की एक्सपायरी का, और 7 करोड़ के करीब यहाँ पे पुट हुए। 20 करोड़ शेयर ट्रेड हुए वहां पे, 20 करोड़ निफ्टी ट्रेड हुआ, डिवाइडेड है 25 का लॉट, तो दोनों स्ट्राइक्स में 40-40 लॉट ट्रेड हुए। अब ट्रेडर ट्रेड करना चाह रहे हैं 70 लाख 1 करोड़ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं और ट्रेड करना चाह रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे जगह केवल 40 लाख लोगों के लिए है। जब आप एक एक लॉट मार रहे हैं तब, और जब 100 करोड़ वाला आके 1000 लॉट मार रहा है तो 40 लाख से अपॉर्चुनिटी सीधा घट के 4000 हो जाती है। मतलब 4000 लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। 120 करोड़ की देश है ये, इस ट्रेडिंग में खाली 4000 करोड़ लोगों के लिए वो मीनिंगफुल मुनाफा है जो कि वो 1% लोग कमा रहे हैं, इसीलिए वो कमा रहे हैं। तो सिस्टम में ही फ्लॉ है, लेकिन लोग हीन भावना का शिकार होते हैं, यार मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैथमेटिकली दिस कैसीनो इज बायस्ड अगेंस्ट यू, बिकॉज जैसे ही किसी ने 100,000 लॉट मार दिए तो ये 40 करोड़ पार्टिसिपेशन, 40 लाख का जो पार्टिसिपेशन है 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ये अगर आपने 10 लॉट मारे तो 4 लाख लोग ही कर सकते हैं। 100 लॉट मारे तो खाली 40,000 लोग कर सकते हैं, और 1000 लॉट मारे, जैसे कि अभी हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1000 लॉट अगर आपने मारे तो ये केवल 4000 लोगों के बीच का खेल है, और खेलना चाह रहे हैं 1 करोड़। तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल गेम खेल रहे हैं और इसमें पिसेंगे। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
दूसरा जो मैंने आपके लास्ट शो में बोला था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एफएनओ में बाजार के बॉटम पे, कोविड के बॉटम पे सबसे कम शेयर थे और टॉप पे सबसे ज्यादा शेयर होते हैं। एक्सचेंजेस और सभी को ये सोचना पड़ेगा कि जैसे जैसे बाजार बढ़े, एफएनओ में स्टॉक्स कम होने चाहिए, ना कि बढ़ने चाहिए, एंड वाइसा वर्सा। बॉटम में जहां पैसा बनाने का मौका है वहां आप ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करने दीजिए एफएनओ में, तब पैसे बनेंगे। आप बॉटम में सारे स्टॉक निकाल देते हैं तो 200 रुपए वाला स्टॉक पिसते 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 60 रुपए में एफएनओ से निकल जाता है। तो ट्रेडर ने 200 से लेकर 60 रुपए तक अगर रोल किया, उसने एम चुकाया बस, और एफएनओ से स्टॉक चला गया, तो अब उसके लॉस तो बुक हो गया ना। आप उसको मौका दीजिए। मुझे लगता है एफएनओ में स्टॉक डाला, उसके बाद निकालना नहीं चाहिए, या तो स्टॉक जीरो हो जाए या तो हीरो हो जाए, क्योंकि अगर आप निकाल देते हैं तो वो गेम कट जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है जी सरविंद, स्टॉक डाला निकाले नहीं। सरविंद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी। जी जी जी। एक तो जो ये लॉ ऑफ एवरेजेस है ना, बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे मैं दिन में सोच रहा था कि अगर 1 लाख रुपए हर आदमी को नुकसान हो रहा है तो बहुत बड़ी रकम है छोटे इन्वेस्टर के लिए। 8,000 रुपये महीने तो लॉस ही कर रहा है वो जी। लेकिन फिर भी अगर इतनी दिलचस्पी बनी हुई है लोगों की, लोग इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करें। मैं आपके सामने दूसरा एक आंकड़ा रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं सुनील सर और पंकज जी के पास जाता हूँ। मैंने एक दिन में ये सोचा कि अगर ये एवरेज हो रहा है तो क्या ऐसा है कि मान लीजिए जो नुकसान हुआ, क्या वो ऐसा हो सकता है कि 20% लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ हो, बाकी का कम हुआ, एवरेज आउट हो के 1 लाख बन रहा हो, या वाइस वर्सा प्रॉफिट भी अगर कम लोगों का हो रहा है, ज़्यादा लोगों का नहीं हो रहा है। तो इसका डेटा ये कहता है कि 92.8% ट्रेडर्स हैं जो तीनों साल घाटा खाए हैं। ये बहुत शॉकिंग लग रहा मुझे। 7.2% ट्रेडर्स को तीनों साल फायदा हुआ है। फिर इसमें आप जाएंगे कि जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं 3 साल में उन्होंने 1,60,000 का औसत नुकसान किया है, और 1,13,00,000 में से केवल 1,05,00,000 लोग हैं जिनको तीनों साल लगातार नुकसान हुआ, खाली फायदा थोड़े लोगों को हुआ है। अब थोड़ा रकम पे आते हैं। 38,70,000 लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 से 1 लाख तक का नुकसान हुआ है हर साल, और 1 लाख से 10 लाख का नुकसान 23 लाख को, 10 लाख से 1 करोड़ 3.9 लाख को, और 1 करोड़ से 10 करोड़ का जो घाटा है वो केवल 10,000 लोगों को लगा है। तो कहीं ना कहीं एवरेज आउट इसमें प्ले किया है, लेकिन जो जिनको लगातार घाटा हो रहा है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो अब चलते हैं हम सुनील जी के पास। सुनील जी इस समय यूरोप टूर पे हैं, ऑस्ट्रिया में, और एक बहुत ही लश ग्रीन मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीछे बहुत ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आ रहा है, बादल दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो सुनील सर, ये आपने देखा पूरा डेटा वेटा और हमारे 2 युवा साथियों की बात भी सुनी, क्या लगता है भाई ये क्यों इतना नुकसान हो रहा है, और नुकसान के बावजूद लोगों की दिलचस्पी है? क्या इसमें पोटेंशियल गेन की बायस है? नहीं, मैंने कुछ 2-3 ऐसे मैं निवेशक नहीं कहूँगा, खिलाड़ी कहूँगा इन लोगों को, से भी बात किया है, और मेरी समझ ऐसी है, इसमें 3 कारण है इसमें। पहली चीज है कि एक गैम्बलिंग की इंस्टिंक्ट, यानी लॉटरी की तरह पैसा 2-3 पत्ते खेलते हैं, अपना ज्यादा कमाने की एक इच्छा होती है, गेट रिच क्विक, ये एक थॉट प्रोसेस जो सुनील सर मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ, आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। यही सवाल पंकज जी आपसे है, इतना घाटा हो रहा फिर भी लोग क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी देखो, रिटेल निवेशक को आई थिंक ब्लेम करना सबसे आसान काम है, ठीक है। उनकी तो प्रॉब्लम है ही, और वो अपनी जेब से पैसा भी गंवा रहे हैं, दे आर द अफेक्टेड पार्टी। बट ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी अगर हम जाएं, आई थिंक सबसे बड़ा कारण ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइंस जिसे हम बोलते हैं। ओवरनाइट गेन्स एक आदमी के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है, हर आदमी के अंदर, जिसे कि एक ओवरनाइट गेन्स मिले हमारे को, एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट बने, या उसको आप मान लीजिए अगर किसी को कुछ लत है, चाहे वो शराब की है या सिगरेट की है, सो इट इज लॉट टू डू विद द बिहेवियर। पर ये बिहेवियर आज से 10 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था। क्यों ऐसा हुआ कि पिछले 5-6 साल में ये
बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड हो गया। मेरे पास डाटा नहीं है कि कितने एक्स हो गया है ये वॉल्यूम्स पिछले 4-5 साल में, स्पेशली पोस्ट कोविड में। तो उसके अगर हम कारण देखें, जो कि हम रोज अपने डेस्क पे देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, अपने क्लाइंट के साथ देखते हैं, अपने मित्रगणों के साथ देखते हैं, एक तो जो पिछले 5-7 साल में जो स्प्रेड ऑफ इंटरनेट हुआ, इजी स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, गली गली कूचे कूचे में, आई थिंक शायद अगर हम उसको ऑन अ लाइटर वे करें तो शायद जियो, भारती, आइडिया, ये भी आई थिंक एक कारण हैंगे कि बहुत आसान और बहुत सरल इंटरनेट गली गली में मिल गया। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो ब्लेम कि जिस तरह से प्रोडक्ट्स बने, अगर हम एक्सचेंज की तरफ से देखें, रोज हम देखते थे नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, आवरली ट्रेड, वीकली ट्रेड, मंथली ट्रेड, एट एंड ऑफ द डे ट्रेड। उस पर अब शायद से भी थोड़ा सा कर्व लगाने की बातें कर रहा है कम अक्टूबर नवंबर। उसमें बहुत इजी ट्रेडर्स बन गए थे। दैट मीन्स एक्सचेंज से भी ब्रोकर सब लोग ये चाह रहे थे कि वॉल्यूम बढ़े, ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट बढ़े, और उसमें एंड गेम में आई थिंक जो एक रिटेल निवेशक था या रिटेल ट्रेडर है, निवेशक तो नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, ही वाज द लूजर। उसके अलावा सिंपल है, मैन वर्सेस मशीन। आई थिंक मैन वर्सेस मशीन स्ट्रैटेजी वर्सेस एक ओपन पोजीशन। जनरली जब शुरू में एफएनओ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आए थे, थियोरेटिकली ये पढ़ाया जाता था, दीज आर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, दीज आर हेजिंग टूल्स, बट आई थिंक हेजिंग हैज गॉन हेवे। जनरली एक दीज हैव बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ गैम्बलिंग टूल। और खास तौर से जो भी आप डाटा पेश कर रहे थे कि 95% जो ट्रेडर्स हैं एफएनओ में, 95% प्रीफर ऑप्शंस, और उस 95% में से भी आई कैन इजीली से आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस 90% डू नॉट इवन नो कि ऑप्शंस किस तरह प्ले की जाती है, किस तरह की करी जाती है। आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग जस्ट एज अ कॉल एंड पुट सिंपल कि हम एट एंड ऑफ द डे या एट एंड ऑफ द मंथ हम इसको देख लेंगे, तेजी या मंदी खेल रहे हैं, स्ट्रैटेजी नाम की कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें आपने कहा कि चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो प्रॉप डेस्क हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो, आई थिंक दे आर एम्प्लॉइंग बेस्ट ऑफ टैलेंट्स। बड़े बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट IITs वगैरह से पिक किए जाते हैं हर साल। बेस्ट ऑफ मशीन, बेस्ट ऑफ सर्विस, बेस्ट ऑफ स्पीड, बेस्ट ऑफ कैपिटल, टॉप कैपिटल। सो आई थिंक एक स्कूड गेम है, मैन वर्सेस मशीन, बिग प्लेयर्स वर्सेस स्मॉलर रिटेल प्लेयर्स। तो एक पहले दिन से ही या पहली घड़ी से ही आई थिंक ये रिटेलर्स के अगेंस्ट है। अब इसमें किस तरह, अब सेबी अभी जागरूक हुआ है, आई थिंक बेटर लेट देन नेवर, और इसमें किस तरह से थोड़ा बहुत ब्रेक लगाए जा सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक यंगर पॉपुलेशन है, से 20 साल से लेके 35 साल की जो पॉपुलेशन है, उसमें एक चीज हमने और भी देखी, तो ये डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ गई है, जो उनके सैलरी पैकेजेस हैं बढ़ गए हैं। सो आई थिंक एक जो एक क्षमता है रिस्क लेने की, शायद वो थोड़ी सी बढ़ गई है, पर वो रिस्क के साथ वो पैसा 90 to 95% खराब ही हो रहा है। सो बहुत सारे समीकरण हैं इसके। बेसिकली ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हैगा, इजी एक्सेस टू ट्रेड्स है, ब्रोकर जिस तरह से फैल गए हैं कंट्री में ऑनलाइन बेसिस पे, जिस तरह से इजी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट प्रेस योर बटन, प्रेस योर मोबाइल एंड यू कैन डू द ट्रेड्स। ये सारी चीजें आज से 7-8 साल पहले नहीं थी। उसका जो एक आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दैट हैज हैपेंड मोर इन लास्ट 5-6 years। तो ये सारे कारण हैंगे, इन सारे कारणों का ये समीकरण हैगा, एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट टू डू विद बिहेवियरियल साइंस, एंड इट इज मैन वर्सेस मशीन, जिसके अंदर आई थिंक जो रिटेलर है डेफिनेटली लूजर रहेगा, और दे जस्ट कैनॉट फाइंड द स्ट्रैटेजीज, कैनॉट फाइंड द मशीन्स। ओके, आशीष जी को लेके आइए। आशीष जी, तीन चार शब्द इसमें निकल के आ रहे हैं जिसमें हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे साफ रखना चाहता हूँ कि ये ना समझे कोई कि हम लोग ट्रेडर्स के अगेंस्ट में कोई बात कह रहे हैं या मैं किसी को दोष दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक डेटा है, डेटा न्यूट्रल होता है, जो सच है वो सामने है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इतना नुकसान हो रहा फिर भी लोग ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों, और क्या चीज़ें इस पूरी ट्रेडिंग को प्रभावित कर रही हैं। आशीष भैत्री जी को लेके आइए। आशीष जी, एक शब्द निकल के आया एल्गो, एक शब्द निकल के आया बड़ा पैसा लगा हुआ है, और एक शब्द निकल के आया कि मशीन और आदमी के बीच की एक लड़ाई चल रही है ना। अब इसमें हमारे पहले दर्शकों को समझाइए एल्गो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक समझाइए, व्हाट इज एल्गो। जी, एल्गो अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बोलूँ तो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है जो डिसीजन जो है वो कंप्यूटर लेता है, ना कि ह्यूमन। और मोस्टली जो एल्गोस चल रहे हैं इंडिया में वो चल रहे हैं लो लेटेंसी वाले, जहाँ पे बहुत लेटेंसी मतलब माइक्रो सेकेंड का 1 लाख पार्ट होता है, वहाँ 30 से 40 माइक्रो सेकेंड में वो कैलकुलेट कर लेता है डेटा, जिसे हम HFT भी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी।
और वो जो है मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढते रहते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है कि ये जितने प्रॉप डेस्क है ये सारे लो कॉस्ट मॉडल पे काम करते हैं। इनका जो ब्रोकिंग कॉस्ट है या जो भी ट्रेडिंग कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो। मतलब 8-10 हजार रुपया पर करोड़ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है उतना। तो ये अगर सिर्फ एक हाई वॉल्यूम गेम ट्रेड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली एंड मैसिव वॉल्यूम के बेसिस पे ये बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं और वॉल्यूम का जो इनका एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और तीसरा जो है रिस्क जो है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। आज कोई भी एक एल्गो डेस्क या प्रॉप डेस्क रहेगी वहां पे एक डेडिकेटेड कम से कम आरएमएस मैनेजर रहेगा और 3-4 आरएमएस की टीम रहेगी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स की, जिनका काम ही यही है कि उसका सारा स्ट्रेस टेस्ट किया जाए सॉफ्टवेयर का और वो कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोसेस चालू रहता है। तो रिस्क पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है किसी भी प्रॉप डेस्क में, जो कि आई थिंक जो रिटेलर है वो इस पूरे सीक्वेंस में रिस्क वाला जो फैक्टर है उसे बहुत ज्यादा मिस कर देता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सरवेन जी, क्या इसमें एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है कि आप 100 रुपये लगाइए, 300 रुपये लोन ले लीजिए, जिसको MTF बोलते हैं, 4 गुना सौदा खड़ा कीजिए तो और हमको लालच आएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या है दर्शकों को मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई एक लॉटरी चले और उसका इनाम हो 1 करोड़ रुपए और लॉटरी की कीमत है सिर्फ 100 रुपये, तो आप 2-4 साल अपनी किस्मत ट्राई कर सकते हैं कि 100 रुपये ही तो जाएंगे, लेकिन लगा तो 1 करोड़, गए तो 100 रुपये, तो आप ट्राई करते रहिए, कीप ऑन ट्राइंग। 100 रुपये जा रहे हैं, अब इसको 100 करोड़ लोग करेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। क्या ये भी एक दिक्कत है कि इजी मनी अवेलेबल है, लोगों के पास भी है, फंडिंग भी हो जाती है, क्या ये भी एक कारण है कि ज़्यादा लोग उस तरफ दिलचस्पी लेने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उस ध्यान को जो सेबी की रिपोर्ट में भी है कि जो फिल्म इन्फ्लुएंसर्स ने जो थोड़ा सा इसको एकदम चटक मटक बना के भेजा है कि भाई मेरे तो आज ये प्रॉफिट लॉस हो गए, मेरे तो आज ये प्रॉफिट फिगर बन गया, तो उसमें ये नहीं बताते कि वो कैपिटल कितनी ट्रेड कर रहा है, लेवरेज क्या है। तो एग्जैक्टली एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि देखिए लेवरेज का खेल है और थोड़ा सा इसमें एक तृष्णा का, एक आपकी मृत तृष्णा आपको घेर लेती है, एक इल्यूजन, एक हवाई किला जो आप बना लेते हैं। सबको एक आई थिंक मूवी अंदाज अपना अपना देखनी चाहिए। मैंने ट्वीट भी किया था कि पोल्ट्री फार्म कि लाखों मुर्गियां होंगी तो हजारों मुर्गियों से लाखों अंडे, लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां, करोड़ मुर्गे से फिर अरबों आमलेट और आमलेट की ब्रेड भी मैं दूंगा। ये वाली सोच है जो प्रवेश रावल जी ने बहुत अच्छे से निभाया था। उस सीन को जाके देखिए, मेरे ट्विटर हैंडल पे है, चीज तो मैं कहीं सामने डालूंगा। बस वही मेंटेलिटी है। लोगों को लगता है कि 1 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 करते रहेंगे। बट जैसे मैंने भी शो के स्टार्ट में पॉइंट आउट किया, इस गेम में जो पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड है टू 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी एवरी डे एट द मनी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में तो वो खाली 4 लाख है, क्योंकि 1 करोड़ फ्यूचर्स ही ट्रेड होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, खाली 40 लाख लोग और 4 लाख लोगों के लिए, और करना चाहते हैं 1 करोड़ पार्टिसिपेट। तो फिर क्या है, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, कभी वो जीतेगा, कभी ये जीतेंगे, कभी एक मरेगा, कभी एक मरेगा, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा घाव सबको लगते लगते सब लहूलुहान होके थोड़ा थोड़ा लॉस करेंगे, जो कि आपने बोला। तो आई थिंक वही है, जितने ज्यादा लोग हैं इसलिए लॉस थोड़ा हो गया है, बट लहूलुहान सब हो रहे हैं। और ये नोच घसोट के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा कि मैथमेटिक्स उनके साथ नहीं है। भाई यहाँ पे पार्टिसिपेशन खाली 4000 बड़े लोगों के लिए है जो 100 हजार लॉट करते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला 50,000 करोड़ वाले जो एफपीआई और जो डेक्सेस है, ये हजार लॉट मारते हैं। अगर 1000 लॉट ये ऑप्शन का यही मार देंगे तो खाली 4000 लोगों के लिए जगह बचती है, उनके जैसे 4000 लोग। इसीलिए वो छोटा रिटेलर उसमें पिस जाता है, क्योंकि वो उनके एल्गोस का उनकी स्पीड जो मशीन की जो स्पीड है उसको मैच नहीं कर पाता, सौदे उतनी जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पाता, स्टॉप लॉस हटा नहीं पाता, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाता। तो ये सारी चीजें जब कंपाउंड होती हैं अलॉन्ग विद ग्रीड एंड अलॉन्ग विद हर्ड मेंटालिटी, ये सारा जो मिश्रण है ना, ये इस तबाही का कारण बनता है। ये भी तो एक होता है कि जैसे जिसको मान लो नुकसान हो गया तो वो तो दोबारा दिखेगा नहीं आपको, और जिसको फायदा हो गया वो हो सकता है कि अपना मतलब ट्विटर पे पूरा बुक ही डाल दे, फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के, देखो आज मैंने इतना बनाया, मैंने एक कार खरीद ली ट्रेडिंग से। तो उसको देख के 50 लोग और उत्साहित होंगे, अरे यार पैसा तो बनता है ट्रेडिंग में, क्यों ना मुझे आजमाया जाए किस्मत अपनी। कोर्स बेच के बनता है, उसका पैसा बाजार में नहीं बनता है, वो कोर्स बेच के पैसा बनाता है। वो एक डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आप इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आ रहा पंकज जा रहा हूँ, सुनील जी को जोड़ लूँ, जो नेटवर्क आ गया उनका। सुनील जी, ये क्या सिर्फ बड़े लोगों का गेम है, इसमें ट्रेडर बेचारा नुकसान कर रहा है या नहीं है? हम लोग गलत समझ रहे हैं, ट्रेडर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बना लेता है,
इसलिए वो लगा रहता है। क्या है खेल, क्या है ये? सुनील जी, हाँ बोलो। क्या ये बड़े लोगों का खेल है क्या? नहीं, बड़े लोगों का खेल माने प्रॉप ट्रेडिंग और ये तरफ की तो बड़े लोगों का खेल है, मगर रिटेल निवेशक ना, इसमें सिर्फ लालच की बात है, सिर्फ एक ग्रीड की बात है, और ये एक गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है। और हाल में मेरा एक परिचय हुआ था एक निवेशक नहीं कहूंगा मैं, एक खिलाड़ी का, जिसने 10,000 पे शुरू किया। और इसलिए शुरू किया क्योंकि उसको ब्रोकर का कॉल आ रहा था कि आपको हम 10,000 को 20,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे, ऐसे करके। फिर उन्होंने 10,000 डाला तो पूरा गवा दिया। फिर अगले हफ्ते और 10,000 लगता और गवा दिया। फिर तीसरे हफ्ते उसने 20,000 गवाया, उसके लिए 50,000 डाल दिया। तो ये गैम्बलर्स का इंस्टिंक्ट होता है ना कि एक ही चाल में अपना पूरा नुकसान में निपट लूं। तो ये बात है ना कि ये इसीलिए लोग 3 साल से नुकसान कर रहे हैं, फिर भी इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस खेल में मैं उतर गया, तो मैं मेरे दाव और भी बढ़ाता जाऊंगा, तो एक भी मेरा क्लिक हो गया तो पूरा नुकसान मैं वाइप आउट कर लूंगा। तो ये मेंटालिटी की बात है, इसलिए ये लोग। सेकेंड थिंग इज जो मिस सेलिंग हो रही है ना, इनको प्रॉमिस किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं पॉन्जी स्कीम जो आसाम में भी चला था, आपने बताया कि आसाम में सबसे बड़ी ग्रोथ हो रही है। असम में ही वो पॉन्जी 2,500 करोड़ का रहता, क्योंकि लोगों को अगर आप रिटर्न प्रॉमिस करेंगे गेट रिच क्विक में, तो ऑटोमेटिकली उनकी दिलचस्पी उसमें जाती है। और तीसरी जो होती है कि आज बहुत आसान हो गया है इंटरनेट, पोस्ट कोविड ये डेटा और इंटरनेट का एक्सेस जो आसानी से आता है, तो एक क्लिक का पता है ना, ज्यादा कुछ मेहनत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया में गैम्बलिंग तो बैंड है, तो इसके अलावा कोई राय भी नहीं है। कोई ऐसा अपना एक इच्छा है जो जल्दी पैसा बनाने का, तो यही एक रास्ता है। इसमें डेंजर ये है कि एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है। जैसे पॉन्जी स्कीम्स होता है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, वो किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। डर है कि ये कैपिटल मार्केट के अंदर है, तो अल्टीमेटली एक रेगुलेटर के अंदर है। तो मेरे ख्याल में इसमें जरूर कुछ एक्शन भी लेने की मोहब्बत आएगी, और शायद शुरू होगा इसमें ब्रोकिंग कम्युनिटी सेल्फ रेगुलेशन। क्योंकि जिस तरह की मिससेलिंग हो रही है ना, फोन कॉल्स मुझे भी आते हैं कि आपको जल्दी कमाना है पैसा, ये रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है, कोई नहीं बताता है। तो प्रॉब्लम है हमारी तरफ से कि एक ब्रोकिंग कम्युनिटी और ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी है, उनको भी एक सेल्फ रेगुलेट करके डिसिप्लिन से पेश होना चाहिए। कोई बात है, नहीं तो रेगुलेटर बहुत कड़ी एक डिसीजन ले लेगा, जिससे बहुत नुकसान होगा मार्केट को। अगर उन्होंने बैन कर दिया F&O को रिटेल सेगमेंट से, तो मार्केट की लिक्विडिटी में बहुत बड़ा असर आ सकता है ना, ओवरऑल मार्केट की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़ता हुआ सवाल है, और मेरे ख्याल में पहले हमें सेल्फ रेगुलेशन थ्रू द इंडस्ट्री की जरूरत है, और उस डिसिप्लिन के साथ फिर हम रेगुलेटर के साथ करके, और लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन है एजुकेशन की बात, कि ये रिस्क इन F&O, रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझाना कि ऐसे गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नहीं, सुनील सर, एट द सेम टाइम जब इतना इजीली एक्सेस है इंटरनेट, मोबाइल और ईज ऑफ डूइंग है बिजनेस, ये ट्रेडिंग करना, उसमें ऐसा नहीं है। हज़ारों की तादाद में वीडियो, और दिन भर 24 घंटे हम लोग चैनल चलाते, रिस्क रिवार्ड बताते रहते हैं कि भाई नुकसान हो सकता है, आपको गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले भी कहते हैं कि मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क, लेकिन उसके बावजूद लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज़ साइकोलॉजी प्ले कर रही है, कोई चीज़ ऐसी काम कर रही है जिससे लोगों की दिलचस्पी है। लोगों को लगता है कि मेरे पास महीने में 5,000 रुपये डिस्पोजेबल इनकम है, इतना तो मैं पार्टी में उड़ा देता हूँ, तो चलो इधर उड़ाएं, हो सकता है इधर किस्मत चमक जाए। ये जो प्रोबेबिलिटी टू गेन की बायसनेस है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ मुझे लगती है कि ये आदमी के दिमाग में हमेशा रहती होगी। और बहुत सारे लोग अभी हो सकता है ट्वीट करके हमको ट्रोल भी करें कि आपसे क्या लेना देना भाई, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपसे मांगने आते हैं क्या पैसे? बिल्कुल सही बात, आपका पैसा आप खुद ही करेंगे, मैं दूंगा भी नहीं। लेकिन मेरा धर्म है कि मैं इस इशू को सामने रखूं। पंकज जी बीच में कुछ जिक्र करना चाहते थे, बोलिए पंकज जी। नीरज जी, मैं 2-3 टिप्पणी करना चाहता था, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं पर कि क्या अगर जैसे रिटेलर जैसे जानता है कि जी जो गेम हैगा पूरा मेरे अगेंस्ट स्क्विड हैगा, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ से स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, हाई स्पीड ट्रेडिंग, मनी पावर वर्सेस एक छोटा रिटेलर, तो अभी भी आगे भी हमेशा उनके स्क्विड रहेगा। उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि नहीं भाई, देयर इज समथिंग लाइक अ
म्यूचुअल फंड विच वुड ट्रेड ऑन देयर बिहाफ, उसके पास ये सब कुछ है और वो आपकी तरफ से खेल रहा है, ठीक है, जो अभी आज के दिन ऐसा अलाउड नहीं है, आई थिंक सेबी ये सब चीज अलाउ नहीं करता, बट ऐसा कुछ हो तो क्या वो रिटेल निवेशक अपना पैसा उस एक फंड को दे देगा जिसके पास पावर है और अपने आप साइडलाइन में बैठ जाएगा? उसका जवाब भी उसी आर्टिकल में ये था कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि जो किक मिल रही है उस ट्रेडर को अपने मोबाइल से करते हुए, वेर ही फील्स कि नहीं आई कैन डेफिनेटली बीट दिस बिगर प्लेयर ऑन द अदर साइड, वो किक वो फंड शायद नहीं दे पाएगा। सो एक बहुत लार्जर इशू हैगा, ये लार्जर इशू हैगा, इसका कोई आसान समाधान भी नहीं है। मे बी ऑन अ लाइटर साइड शायद आपके चैनल या हमारे आपके फेसेस बहुत छोटे हैं, मे बी सेबी को, एनएसई को, दे हैव टू रोप इन फेसेस लाइक विराट कोहली, शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार फॉर दिस ऑल्सो, कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ काइंड ऑफ थिंग, इंजूरियस टू योर फाइनेंसेस, सो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द बिगनिंग पॉइंट्स। सो बट एक ये बहुत एक लार्जर इशू हैगा, आई थिंक आसान किसी के पास भी सुझाव नहीं हैगा, और ये मालूम है हर एक को, एक्सचेंज को, सेबी को, ब्रोकर को, गवर्नमेंट को, कि अगर बहुत ज्यादा टाइट करोगे सो आई थिंक वॉल्यूम्स इफेक्ट होते हैं, हेल्थ ऑफ द मार्केट इफेक्ट होती है, एंड देयर आर मेनी अदर इश्यूज। इट्स लाइक कि अगर आप एक छोटे से बच्चे से पूछो कि अच्छा कि पूरे देश में दारू बैन क्यों नहीं हो जाती, पूरे देश में स्मोकिंग बैन क्यों नहीं हो जाती, देन देयर आर सो मेनी अदर रिपरकशन। से भी हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा टाइट करो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग, कि वो उन जगह ट्रेड चले जाते हैं। So there is no easy solution to that. At end of the day, again, I'm trying to repeat myself. It is man versus machine. It is man versus retailer versus statistics. It is retailer versus money power and human psychology. So आसान नहीं है. And let's see. सेबी की I think thought process अच्छा हैगा. And I'm very sure आगे जाके धीरे-धीरे कुछ कदम उठाए जाएंगे. बिल्कुल उठाए जाएंगे, और बैन करने के तो फेवर में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैन कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का कि इसको बैन कर दिया जाए, चलो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, 10 और अल्टरनेट निकलेंगे फिर। और अभी ड्रीम 11 में कितने लोग खेल रहे हैं, उसकी संख्या हमारे मार्केट में तो कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी लोग अपनी लक आजमाई रहे हैं, वो भी एक तरीके का खेल चल रहा है वहाँ पे। तो बैनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि लिक्विडिटी ड्राई अप होगी, मार्केट खराब होगा, और एक मैच्योर मार्केट में ऑप्शन होने चाहिए। लेकिन कैसे चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, लोगों को सिखाया जाए, और कैसे उनको ये बताया जाए कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज होंगे, लत, जो हमने शो का नाम रखा था कि लत पड़ जाना, कि आप उसके गुलाम हो गए कि बिना ट्रेडिंग के आज खाना नहीं हजम होगा जब तक 4-10 ट्रेड मार नहीं लेंगे। लोग दिन में 50-50 ट्रेड मार रहे हैं, वो बचने की ज़रूरत है, आपको समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन इससे भी खतरनाक खेल जो एफएनओ में है, वो मैं बताऊंगा आपको, फिर उससे सवाल पूछूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। और सचमुच वो इतना खतरनाक है ना कि आप उससे शायद, मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल, शायद आप उससे जीत नहीं सकते। ये मेरा दावा है कि आप उससे कभी नहीं जीत सकते अगर आप इंडिविजुअल हैं। इतना खतरनाक खेल एफएनओ में है। ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। ये लत है गलत। आज हम बातचीत करें एफएनओ ट्रेडिंग पे, जो डेटा सेबी ने जारी किया है कि इसमें 92%, 93% लोग लॉस करते हैं। ये हाहाकारी डेटा है, इसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी संख्या लगातार बढ़ रही, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, हफ्ते में खूब सारी ट्रेडिंग होती, महीने में होती, सारा दिन सारा साल होती है। मैंने आपसे कहा था ब्रेक के पहले कि मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे सवाल पूछूंगा लोगों से कि वो बहुत ही खतरनाक खेल है। खतरनाक इन द सेंस, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, खतरनाक आपके लिए है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये समझिए कि ब्रोकिंग हाउसेस में, ट्रेडिंग हाउसेस में, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी या एल्गो जिसका भी जिक्र कर रहा था, वो ट्रेडिंग होती है। एल्गो डायनासोर के ज़माने की चीज़ है, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। अभी आ गया एआई। देश के, वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिक्स के जो जानकार हैं वो बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, और एआई से जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप सोच सकते हैं उन सब को लगा के एक फार्मूला बन रहा है। और उसके बाद वो ट्रेडिंग हो रही है कि आशीष जी 10:03 पर क्या सोचेंगे ट्रेड के लिए, वो भी उसमें प्रोबेबिलिटी डाली जाएगी। फिर अगर ये स्टॉक 3 रुपए ऊपर गया तो क्या ये सोचेंगे, ये भी उसमें प्रोबेबिलिटी डाली जा रही। और ये सारे फार्मूले एआई की बदौलत बना के जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो एल्गो का बाप है। और उसको बनाने वाले जो लोग हैं
वो IIT और MIT से पढ़ के आए हैं और वो उसको बना रहे हैं और उससे आप लड़ रहे हैं। जो बार बार पंकज जी कह रहे हैं ना, मशीन वर्सेस मैन की लड़ाई है, दरअसल ये है असली लड़ाई। आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आता है, दरअसल वो ब्रेकआउट आपका उड़ाने के लिए वो ब्रेकआउट लाया गया है। आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस ऐसे उड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी है। मुझे नहीं, इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास, लेकिन ये सचमुच में हो रहा है। एक एक सवाल लेते हैं अपने यंग दोस्तों से। बताइए आशीष जी, ये जो खतरनाक AI आ गया है, कैसे निपटा जाए इससे? जी नीरज जी, इनफैक्ट हम वन ऑफ द प्लेयर्स है जो AI रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। देखा मैंने कहा था ना कि AI इस ऐसा यहाँ पे तुरंत क्लियर, नथिंग इलीगल, नथिंग इमोरल, एवरीथिंग इज फाइन, इट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ओनली। जी जी इसी थोड़ा सा मैं अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देखिए, हाँ। टेक्नोलॉजी ही एक गेम चेंजर रहती है। भले ही वो आप गन पाउडर का इजाद बोलिए या हॉर्सेस का यूज बोलिए ड्यूरिंग वॉर्स, या इवन रेल रोड्स या मॉडल टी कार, तो हमेशा टेक्नोलॉजी एक लीप हमेशा देगी। जो भी प्लेयर टेक्नोलॉजी के साइड में रहेगा उसे हमेशा एक लीप मिलेगा, एंड दिस विल ऑलवेज गोना बी देयर। तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी में जो भी अगर है आज AI भी, अब AI तो ठीक है, बट एल्गो ट्रेडिंग भी बहुत सस्ती हो गई है। इस ब्रोकर के बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग से भी आदमी काफी कुछ मॉडल बना सकता है। तो अगर किसी रिटेलर को अगर जेन्युइनली ही इज इंटरेस्टेड, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं तो 4-5 साल का एक एफर्ट जाता है आपको, भले ही वो CA हो या MBA हो या डॉक्टर हो। तो अगर आपको ट्रेडिंग में अगर जेन्युइनली भी करियर बनाना है, तो आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली AI एंड ML इज नॉट दैट बिग थिंग, बहुत सिंपलेस्ट वे में बन सकता है और बहुत लोग बना रहे हैं। तो ब्रोकर्स की API आज इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल है, उस पे इतना सारा कुछ आप रन कर सकते हो, इतना सारा डेटा आपको इजीली अवेलेबल मिल गया है, क्वांट आप इतना रन कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज द फ्यूचर एंड वन हैव टू अडॉप्ट। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो देन यू विल बी द डायनासोर। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा था। सुनील जी अब लाइव आ गए मेरे साथ। सुनील जी, डेटा देख के ऐसा लगता है कि ये बड़े लोगों का खेल है, मशीन का खेल है, बड़े कैपिटल का खेल है, इसीलिए कुछ लोग ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, बाकी लोग नुकसान कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं थे, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मतलब पूरे एक एक्स स्टॉक है, मान लीजिए, उसके लिस्टिंग डे से टिल डेट 20 साल का उसका बिहेवियर मैं एक फार्मूले में डालूंगा, कैसे मेरी रीच से बाहर जाएगा? और आप कैसे लड़ोगे? आप तो पता नहीं दिन में कौन सा चार्ट देख रहे हो। क्या ये एक सचमुच की बड़ी समस्या है? सचमुच, बिकॉज ये AI ML लर्निंग है, यानी गलती करती है तो उसको समझती है, सुधारती है, करती है, सुधारती है। तो डेफिनेटली ह्यूमन ब्रेन से इसका रिएक्शन टाइम, एक्शन टाइम मच फास्टर है, मच फास्टर, राइट। बट एक बात है कि ह्यूमन प्लस AI का जो कॉम्बो भी बन रहा है इसको काउंटर करने के लिए, एक तरफ प्योर एल्गो AI का बात करो, दूसरा फंड मैनेजर्स जो और ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली विनर्स होंगे। बिकॉज एक चीज होता है कि ह्यूमन का एक प्रेडिक्टिव एबिलिटी मशीन का पास्ट डेटा को लेकर, पैटर्न्स को लेकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, मगर ह्यूमंस का एक सोच उससे भी ज्यादा जा सकता है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। कंप्यूटिंग के टाइम से सुपर कंप्यूटर जब बना था, तो चेस के गेम में सुपर ब्लू करके एक कंप्यूटर आई थी गैरी कस्परोव के सामने। तो पहली बार उसने गैरी कस्परोव को बीट किया, बट सून कस्परोव ने उस मशीन को भी बीट किया। तो दिस ह्यूमन एबिलिटी टू अडेप्ट टू दैट, ये मैं सोचूंगा कि जो, जैसे मैं प्रीवियस स्पीकर से सर्वेश जी से बहुत सहमत हूँ और आशीष से भी, कि तो इफ यू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी तो आप मास्टर बन सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो आप उसका स्लेव रहोगे, तो स्लेव रहोगे तो नुकसान ही बनेगा। आप उसके साथ होकर, उसके साथ उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन को अपनी ह्यूमन एक इमोशनल लेवल पे आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अल्टीमेटली विनर। मगर इस रास्ता आसान नहीं है, और पहली 1-2 साल में शायद ये मशीन आगे चलेगी, उसके बाद ह्यूमन मशीन कॉम्बो वापस इसका लीडरशिप ले सकती है। मगर एक चीज सबसे सामने उठती है कि प्रॉफिट मार्जिन एकदम कम हो जाएगी इस बिजनेस में।
क्योंकि प्रॉफिट होता है, जितना डिले होता है, टाइम डिले होता है, उतना प्रॉफिट बढ़ता है। पर यहाँ पे तो टाइम तो मिली सेकेंड का होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, मगर इंडिविजुअल ट्रेड्स पे प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो ये नया गेम होगा खिलाड़ी के लिए। ओके सरवेन जी, ये देखिए टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीज़ें आती है ना, इस पे हमेशा एज रहता है कुछ लोगों का। वो एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें उसका डेमोक्रेटाइजेशन होने में बहुत समय लगता है ना। जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी आशीष बहती जी यूज़ करेंगे, फिर जब वो उसको नीचे पास ऑन करेंगे तो उससे बढ़िया वाली उनके पास आ चुकी होगी। ये दिस इज नेचुरल रूल। तो ये सोचना कि सबके पास एक साथ AI/ML की ट्रेनिंग वाली डेस्क होगी या सबके पास वो एक्सेस होगी, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, वो हो ही नहीं सकता। और मैं आपको एक मज़ेदार बताऊँ, मैं किसी से बात कर रहा था तो वो लोग ऐसे ही एक डिवाइस कर रहे हैं तरीका जिसमें वो किसी भी परिस्थिति में 2% ज़्यादा रिटर्न बनाएंगे एवरेज से, और उसमें AI की मदद लग रही है। रोज उसकी टेस्टिंग होती है, रोज उसको चैलेंज किया जा रहा है, शार्प रेशियो मच बेटर आ रहा है, जो इंडस्ट्री ने उससे बेटर शार्प रेशियो निकाल रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये खेल एक डिफरेंट नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। तो हम बेचारे छोटे ट्रेडर्स को कितना भी कोस लेंगे, यार तुम लोग इतना नुकसान करते हो, लालची हो, ये है वो है, लेकिन दरअसल वो चीज़ उनके लिमिट से उससे बाहर है। सरवेन जी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिस तरह का आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी पे जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हर आदमी तो इन्वेस्ट, एक कोलोकेशन सर्वर डालने के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए होते हैं एनएससी के। अगर आपको एनएससी के साथ डालना है, प्लस उसका बैंडविड्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पीछे के आईटी के उस तरह के लोग, आई थिंक बहुत महंगा वो प्रोपोजिशन है। तो देखिए, आम आदमी तो नहीं कर पाएगा, बट मैं तो यही बोलूंगा कि 1-2% कम रिटर्न से काम चला लें और थोड़ा सा इंट्राडे छोड़ के अगर पोजिशनल करेंगे। रिटेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे छोड़ के थोड़ा सा भी पोजिशनल करेगा ना, तो वो साल का 20-25%, 18-20% कमा सकता है। मतलब एवरेज रिटर्न से 15% से 1-2% ज्यादा। बट थॉट यहाँ पे यही है कि देखिए, अल्टीमेटली अगर एल्गोस भी कोड हो रहे हैं तो कोई ना कोई इंसान कर रहा है पहले। तो पहला उसका जो बेस एल्गो है, कोई ना कोई इंसान डाल रहा है, किसी ना किसी का माइंड या किसी का थॉट प्रोसेस है। और पहला एल्गोस अगर किसी को हम बोले कि बाजार में चले थे, तो लोगों को जाके टर्टल ट्रेडर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। देयर वाज अ गाय कॉल्ड मिस्टर रिचर्ड डेनिस, जिन्होंने पहला एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था कि रूल बेस्ड। एल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कि ये रूल्स फुलफिल होंगे तो ये ट्रेड होगा, ये रूल्स अनफुलफिल होंगे तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा या ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। सो इट्स अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एल्गो इज अ वेरी नाइस वर्ड टू से दैट, बट यस, एसेंशियली इट इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। और वो रूल बेस्ड में आपको मालूम है कि कंप्यूटर के जो कैलकुलेशंस हैं पर सेकंड, वो इंसानी दिमाग से कहीं कहीं ज्यादा है। बट जैसे सुनील जी ने बोला कि जो स्पेशली इंट्यूशन और प्रेडिक्टेबिलिटी जो ह्यूमन माइंड में जो अडेप्ट करने की, फास्ट अडेप्ट करने की जो क्षमता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आगे आती रहेगी। AI की भी जगह बनी रहेगी और इंडिविजुअल ट्रेडर्स की भी जगह बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट यस, आगे चल के चैलेंज बहुत है और हर आदमी को थोड़ा थोड़ा आईटी के साइड में, जैसे हमने बोला एपीआई, अभी आज भाईती जी भी बोले थे कि एपीआई बहुत फ्रीली अवेलेबल है ब्रोकर्स के, थोड़ा उस साइड में लर्न करना शुरू करें, सो दैट यस डेफिनेटली थोड़ा एज उनके पास भी आए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स के पास। तो इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ, ऐसा मेरा मानना है। जी सुनील जी, क्विक कमेंट सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि मार्केट की प्रेडिक्शन में एल्गो फंड मैनेजर से आगे हो सकता है, मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, जो रिसर्च करके जो जानकारी आती है वो डेटा में नहीं आता है। तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग का अभी भी मैं मानता हूं कि मेहनत होगी और उसका एक लाभ मिल सकता है। ब्रॉड मार्केट, मैं कहूंगा कि एल्गो ट्रेडिंग पैसिव फंड्स की जो ट्रेडिंग है उसके माफिक होती है, मगर स्टॉक पिकिंग में अभी भी फंड मैनेजर का हाथ जारी रहेगा। ओके पंकज जी, मैं एक और ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा सवाल, मान लीजिए किसी कंपनी से एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट आया, तो उस दिन स्टॉक पे कोई रिएक्शन हुआ होगा आइदर साइड का, उस पर अपना लोगों ने ट्रेड वेट कर लिया होगा, उसका तो भूल गए कि वो एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, 3 महीने 6 महीने बाद उसका अपडेट आएगा। तो जो स्मार्ट आदमी होगा वो अपने प्रोग्रामिंग में डाल देगा इसको कि 3 महीने बाद आना है ये, और तब ये ज़्यादा बड़े तौर पे आएगा। छोटा आदमी भूल गया, उसको दिन में 50 ट्रेड मारने, उसको ये थोड़ी ध्यान रखे, तो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला आज खाना बना ख़त्म, बात तब की तब देखी जाएगी। तो जो फ्यूचर प्लानिंग AI लर्निंग में यही तो प्रोबेबिलिटी डाली जा रही है, जिससे आपको मतलब कैसे लड़ेंगे पता नहीं। पंकज जी सुझाव दीजिए, हमारे जो ट्रेडर दोस्त लोग हैं वो कैसे कम से कम नुकसान करें। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, आई थिंक जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं, AI बन रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बन रहे हैं, वो सब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं,
वॉल्यूम्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें पैरामीटर्स देख रहे हैं जो कि एक नॉर्मल रिटेलर नहीं देख पाता। और एक जो रिटेलर ट्रेडर का जो आई थिंक सबसे बड़ा दुश्मन हैगा वो इमोशंस हैं, उसके इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमारे स्ट्रैटेजी वाले ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। और जो एक और सबसे बड़ा दुश्मन हैगा रिटेलर का, वो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते। जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, एल्गो हैं, एआई हैं, ये सब 0.2, 0.3, 0.1 और 1% तक तो ये सारे सब खत्म हो जाते हैं अगर किसी में लॉसेज आ रहे हैं, स्टॉप लॉस आ रहा है, एंड दिल बिगिन अगेन। सो बहुत डिफाइंड इश्यूज हैंगे और रिटेलर को इसके अगेंस्ट जीतना बहुत मुश्किल काम है। रादर अब हम एक सेकंड लेग देख रहे हैं, हमारे कलीग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यंग कलीग, आई थिंक वो बिल्कुल उसको देखते भी होंगे। नाउ द फाइट इज नॉट बिटवीन एल्गो एंड रिटेलर, उनको तो मान ही दिया है कि उसको तो हार नहीं है रिटेलर को। नाउ द फाइट इज बिटवीन द बिगर प्लेयर एंड द स्मॉलर प्लेयर, बिटवीन द बिगर एआई एंड द स्मॉलर एआई। जो छोटे स्ट्रैटेजी वाले हैं या छोटे एल्गो वाले हैं, जो एक वनीला सॉफ्टवेयर के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, दे आर बीइंग ईटन बाय द बिगर प्लेयर्स। सो अब आई थिंक गेम और बड़ा होता जा रहा है। और उसमें आई वॉज अटेंडिंग अ सेमिनार, मैं एक एक्सचेंज का सेमिनार अटेंड कर रहा था, उसमें एक ओपिनियन मैं और वॉइस कर रहा था कि द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेड्स विद इन से 4, 5, 6 ब्रोकर्स, वो भी काफी अनहेल्दी है फॉर द एक्सचेंज। क्योंकि अभी तक पिछले 15-20 साल में एक्सचेंज हैज नॉट बीन टेस्टेड फॉर व्हाट वी कॉल अ ब्लैक स्वान इवेंट। इवन कोविड वॉज नॉट अ ब्लैक स्वान इवेंट, क्योंकि उसमें भी धीरे धीरे एक दिन सर्किट लगा, दूसरे दिन सर्किट लगा, इट वॉज नॉट अ ब्लैक स्वान इवेंट कि धड़ाम से आप और हम बात कर रहे हैं सेकंड, नेक्स्ट मिली सेकंड पे सम बिगर इवेंट हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड और एवरीथिंग जस्ट कोलैप्सेस और समथिंग। उसमें जो बहुत सारे एक लोग शायद ट्रैप हो सकते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, बट इट कैन हैपन एंड इट हैज नॉट बीन टेस्टेड। और उस चीज में अगर सिर्फ 4-5 बड़े प्लेयर हैं, इवन एक्सचेंज कुड बी एट अ रिस्क। सो बहुत बड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़ा समीकरण है। आई थिंक 1 hour और half an hour is too small to discuss all this forum and maybe there are experts much better than us, but I think बहुत बड़ा इश्यूज है। और उसका टू बिगनिंग, सॉफ्ट बिगनिंग एक हो सकती है सेबी की मार्जिन वगैरह पे टाइटनेस, सेबी का एक अच्छा सा एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अंदर हर फोरम पे अलर्ट किया जाए रिटेलर को, और ब्रोकर्स और सबका उसके अंदर एक साथ हो और पॉजिटिविटी हो। वेरी इंटरेस्टिंग। इस चर्चा का मकसद यही था कि इस डेटा को एनालाइज किया जाए, समझा जाए, और जो ट्रेडर्स लोग हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ सोचना चाहिए आपको अपने बारे में कि आपको नुकसान ना हो इतना, क्योंकि ये नंबर देख के बहुत डर लगता है कि इतने लोग नुकसान कर रहे हैं फिर भी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये एक बहुत ही कंसर्न की बात हो सकती है। आशीष जी, 2 सुझाव क्या हैं आपके जो आप अपने ट्रेडर भाइयों कहेंगे कि यार जिससे नुकसान कम से कम हो उनका? जी, एक तो थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग से अवॉइड करें और स्पेसिफिकली ऑप्शन जो है उससे अवॉइड करें। अगर आप फ्यूचर भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लीनियर है। लीनियर में अगर मैं बोलूँ तो जितना आपका लॉस है उतना ही दूसरे वाले का गेन रहेगा, कंसिडरिंग एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस दोनों को ही लग रहे हैं। बट ऑप्शंस में स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑप्शंस, वहां बहुत नॉन लीनियर पे आउट डायग्राम बन जाता है और ऑप्शन सेलर जो है उसको एक बहुत एडवांटेज मिल जाता है स्टैटिस्टिकली। तो वहां सबसे ज्यादा लॉस आई थिंक रिटेलर्स करते हैं, स्पेसिफिकली ये जो हीरो जीरो ट्रेड का जो कल्चर बन गया है और क्विक मनी हो गया है। अगर आपको ट्रेड भी करना है तो आप फ्यूचर्स में करें, वहां थोड़ा सा गेम आपके पैरेलल है कंपेयर टू ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाए। और दूसरा, अगर किसी को करना भी है ऑप्शंस तो फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करें और टाइम इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो सुझाव यही होना चाहिए कि एक तो लालच मत करें, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखें, एकदम लत ना लगा लें कि दिन में बार बार ट्रेड ही करना। अगर एक दिन में आपके 2 ट्रेड गलत हो जाते हैं ना, बंद कर दीजिए कंप्यूटर, जाइए बढ़िया एक वेब सीरीज़ देखिए, पिक्चर देखिए, आराम करिए, क्योंकि शायद वो दिन आपके लिए नहीं है। हर चीज़ पे ज़बरदस्ती नहीं करनी कि मेरे को आज जीत के दिखाना है, ऐसी किस बात की जिद है? 365 दिन पड़े बाकी ट्रेड करिएगा। दूसरा, सीखिए जो बदल रही हैं चीज़ें। मैं आपको ये बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ फोकस है कि AI ML अगर आ रहा है तो उसको सीखिए, समझिए, क्योंकि उससे लड़ नहीं सकते आप, मैनुअली तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चीज़ों को समझिए, लालच को कंट्रोल करिए, कम पैसे पे करिए, ज़्यादा मत करिए, और किसी की मदद लीजिए। जो जानकार लोग हैं, सीखिए पहले उसको क्या ऑप्शन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये डेटा हर साल आएगा और हम ऐसे ही शो करते रहेंगे और मुझे दुख होगा कि आप लोग को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये। तो उम्मीद करते हैं कि इस शो का मकसद जो था कि आपको समझाना कि भाई ओवर ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की या और किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अब रोज़ पिक्चर भी देखने जाओगे ना तब भी वो लत लग जाएगी। तो लत बुरी है, लत मत डालिए इसकी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करिए और एक बेहतर
ट्रेडर बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का ये बातचीत करने के लिए। अगर ये शो आपको अच्छा लगा है तो दोबारा जाके यूट्यूब पे देखिए, सेव करके रख लीजिए, बार बार देखिए और समझिए इसको और अपने फीडबैक भी हमें दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।